हेलो बच्चों। हाँ भाई, आप लोग अपने डॉट पेन रजिस्टर निकालें जैसा कि बोर्ड पर डला हुआ है। आज की डेट डालें सबसे पहले तो, और चैप्टर का नाम डालें पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये 16 नंबर का चैप्टर है। इस 16 नंबर के चैप्टर में आज आप और हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आएगी और इसके टाइप्स आएंगे और नीड आएगी, मतलब कि पोषण की आवश्यकता। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं यहाँ न्यूट्रिशन। पोषण, तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो देखिए कि न्यूट्रिशन की बेटा क्या डेफिनेशन होती है, न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी क्या परिभाषा बताते हैं। पोषण उन क्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा सभी जंतु अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अंगों की वृद्धि एवं अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है एवं उनका उपयोग करता है, वही क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण उन क्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा सभी जंतु अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है एवं उनका उपयोग करता है, वही क्रिया पोषण कहलाती है। तो ये जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ये आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं? ये आवश्यक पदार्थ पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ, या इनको न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे देते हैं बेटा, सुने। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म obtained those substances which are utilized for their organ growth and organ formation for their energy requirements। ये आप डेफिनेशन इंग्लिश में देंगे सबसे पहले तो डेफिनेशन के बाद जो आते हैं इनके टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं? टाइप्स। तो टाइप्स को देखते हैं, इनके टाइप्स को देखते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको कहा जाता है विषम पोषी पोषण। तो 2 टाइप्स का मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि इस प्रकार के जीव जो यह क्रिया करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। तो इस क्रिया की क्या डेफिनेशन देंगे? इस प्रकार की क्रिया में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, वह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। यानी कि क्या बोल सकते हैं? प्रिपेयर फूड ऑन, यानी प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल। तो किस प्रकार से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं? तो देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया,
फर्स्ट फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषी। दूसरा जो आता है वह कीमो सिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषी। तो देखिए इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषी, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषी को कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो वह क्रिया प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इस प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए मैं यहाँ से यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। CO2 प्लस 12H2, ये एरो बनाया, एरो के ऊपर सनलाइट लिखेंगे यानी सूर्य प्रकाश, और नीचे क्लोरोफिल लिख दिया। अब इसके बाद इक्वेशन क्या होगी, कैसे फूड बना, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो बेटा ये वाली जो ऑक्सीजन वातावरण में पहुंची, इसी ऑक्सीजन का आप और हम लोग उपयोग करते हैं, यानी वातावरण से जो शुद्ध वायु लेते हैं उसी शुद्ध वायु को ये ऑक्सीजन होती है जो इस प्रोसेस के फलस्वरूप रिलीज होती है, बाहर निकलती है। और आपको जो प्रोसेस ये की गई वो इसके लिए की गई थी, भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन बन गया। तो यह क्रिया क्या कहलाती, प्रकाश संश्लेषी कहलाती है। तो सभी जो हरे पेड़ पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल में युगलीना आ जाता है। युगलीना क्यों आता है, क्योंकि युगलीना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब यह युगलीना सूर्य प्रकाश में होता है, सनलाइट में होता है, तो वह क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से अपने भोजन को सिंथेसिस कर लेता है, फूड प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन जब यह डार्क प्लेस पर होता है जहां सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो विशेष ध्यान दें कि यही युगलीना इस माध्यम के द्वारा यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करके यानी विषम पोषी पोषण क्रिया करके अपने भोजन को प्राप्त करता है। इस वजह से युगलीना को दोनों प्रकार का करता है, तो युगलीना को मिक्सोट्रोफस कह दिया गया, या युगलीना को मिक्सोट्रोफस के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम्पल देना है। फिर आता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषी। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के परिवर्तनों के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब ये भोजन प्राप्त करते हैं तो वह क्रिया कीमोसिंथेसिस कहलाती है। इस क्रिया में बैक्टीरिया, कौन से जीव आते हैं, बैक्टीरिया मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हुआ आपका, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या बताया जाता है कि इस प्रकार की क्रिया जिसमें जीव किसी अन्य माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जिसमें जीव अपना अन्य माध्यमों से भोजन को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, फूड को बना नहीं पाते हैं, तो वही प्रोसेस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है, अर्थात विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिए थे उनको छोड़ दिया जाए। युगलीना देखिए यहाँ भी बताया था, और सभी बैक्टीरिया नहीं, मतलब बैक्टीरिया भी मुख्य रूप से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो कहा जाए इस पृथ्वी के सभी जो जंतु होते हैं वह जंतु विषम पोषी पोषण क्रिया के माध्यम से ही भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कई प्रकार की होती है। यह जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, अब इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आप और हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या,
विषम पोषी पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा ये लिख दिया गया विषम पोषी पोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए ये कौन कौन से टाइप्स आते हैं इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट नंबर का जो टाइप्स आता है इसको होलोजॉइक क्या कहा जाता है, होलोजॉइक यानी कि प्राणी समभोजी पोषण। दूसरा जो टाइप्स आता है उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है और हिंदी में कह दिया जाता है मृतोप जीवी पोषण। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तीसरा आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि टाइप्स उसी के चल रहे हैं। तो सहजीवी पोषण ये हुआ। और फिर फोर्थ नंबर पे आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण। कौन सा आता है बेटा, परजीवी पोषण। फिर इसके बाद आता है कैप्रोजॉइक न्यूट्रिशन यानी कि मलभक्षी। फिर आता है कैप्रोफेगस न्यूट्रिशन यानी स्वमलभक्षी। तो ये टाइप्स होते हैं किसके, विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो एक एक करके आप और हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहला देखते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी समभोजी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव ठोस पदार्थों को निगलकर ग्रहण करता है, जिसमें जीव ठोस पदार्थों को निगलकर ग्रहण करता है, इस वजह से कह दिया प्राणी समभोजी पोषण। यानी कि या तो किसी भी भोज पदार्थ को लेते हैं वो पूरा का पूरा मुंह के अंदर ले जाकर निगलकर ग्रहण करता है, यानी हो पूरा, होलो मतलब होल, पूर्ण, इस वजह से नाम दे दिया प्राणी समभोजी पोषण यानी पूर्ण समभोजी पोषण यानी प्राणियों के समान निगलकर भोजन को ग्रहण करना। अभी इसके टाइप्स आएंगे, मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बताया जाता है, हिंदी में कहा जाता है मृतोपजीवी पोषण। तो इसमें कैसे बताया जाता है कि वह क्रिया जिसमें जीव सड़े गले मृत पदार्थों से तरल रूप में अपने भोजन को प्राप्त करता है, वह क्रिया मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाती। यानी डेड डिके मटेरियल से फूड को प्राप्त करता है, डेड डिके मटेरियल से फूड को प्राप्त करता है, उसी को कह दिया जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी पोषण यानी कि इसमें दो जीव एसोसिएट्स फॉर्म में रहते होंगे, दो जीव सहजीवी रूप में रहते होंगे। दो जीव किस रूप में रहते होंगे बेटा, सहजीवी रूप में रहते होंगे। अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दिया जाए, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं यानी दलहनी कुल के जो पौधे होते हैं, वह दलहनी कुल के पौधों यानी दाल वाले पौधों को उखाड़ के देखोगे तो उसकी रूट्स दिखाई देगी, रूट्स में छोटी छोटी नोट्स दिखाई देंगी, गांठें दिखाई देंगी। तो उन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है, यह राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वहां से फूड प्राप्त करता है।
राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, तो उससे पौधे को लाभ हुआ, पौधा उसके बदले में इसको फूड प्रोवाइड कराता है। तो यानी दोनों सहजीवी रूप में रह रहे हैं, दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है, इस वजह से इसको कह दिया सिम्बायोटिक यानी सहजीवी पोषण। फिर आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या बताया जाता है कि इस प्रकार की क्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के ऊपर या अंदर रहकर भोजन को प्राप्त करता है, किसी दूसरे जीव शरीर के ऊपर या अंदर रहकर यानी बाहर और भीतर रहकर भोजन को प्राप्त करता है, तो वही क्रिया परजीवी या पैरासिटिक कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है? परजीवी या पैरासिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं इसमें आपको टाइप्स बताना चाहूँगा कि ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो बाह्य यानी एक्टो पैरासाइट, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा आता है अंतः परजीवी पोषण यानी कि एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए कि जब कोई एनिमल होस्ट यानी कि जिसके ऊपर रह रहा है, जिससे भोजन को प्राप्त कर रहा है, उसको होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको होस्ट कहते हैं। जब होस्ट की बॉडी के ऊपर बाहर रहकर भोजन को प्राप्त करता है, जैसे कहा जाए हेड लाउस यानी कि जुआ जो होते हैं, बेड बग, खटमल वगैरह ये जो होते हैं, तो वह इसके अंतर्गत उदाहरण में आ सकते हैं। ये जीव शरीर के यानी होस्ट के ऊपर रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अंतः परजीवी पोषण यानी एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एनिमल यानी परजीवी जीव किसी जीव शरीर के अंदर रहकर भोजन को प्राप्त करता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी अंतः परजीवी पोषण कहलाती है। 4 एग्जाम्पल देख लें। एस्केरिस ले लें, एंटमीवा हिस्टोलिटिका ले लें, प्लाज्मोडियम ले लें। यह जीव शरीर के अंदर रहकर भोजन को प्राप्त करते हैं, तो इस वजह से इस प्रोसेस को एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ आपका कौन सा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर आता है कैप्रोजोइक और कैप्रोफेगस। बेटा ये बहुत अच्छे दोनों टाइप्स हैं, तो ध्यान से जरा समझना। कैप्रोजोइक में क्या होता है? यानी मलभक्षी। आप नाम से ही समझ रहे होंगे मलभक्षी। तो मलभक्षी का मतलब होता है मल को खाने वाले, फीकल मटेरियल को फीड करने वाले जो एनिमल होते हैं, वह इसके अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को पता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो फीकल मटेरियल को या मल पदार्थ को खाता है? तो वह पिग यानी सूअर। क्या? सूअर जो रहता है वो मल को खाकर पोषण को प्राप्त करता है, तो इस वजह से उसको मलभक्षी के अंतर्गत लिया जाता है, यानी कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है। कैप्रोफेगस फिर क्या होता है? इसको कहा जाता है स्वमलभक्षी, यानी कि इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें जीव स्वयं के मल को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, जिसमें जीव स्वयं के मल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि सेल्फ फीकल मटेरियल आर फीड बाय इन दिस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल रैबिट एंड गिनी पिग। रैबिट एंड गिनी पिग। तो ये स्वयं के मल को क्यों खाता है? जब आपका रैबिट है, गिनी पिग है, जब ये फूड को फीड करते हैं, तो जो फीकल मटेरियल बनकर बाहर निकलता है उसमें कुछ पोषक पदार्थ रह जाते हैं, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है। इस वजह से वह स्वयं के मल को खा लेता है। इस वजह से इसको कैप्रोफेगस या स्वमलभक्षी कहा जाता है। तो बेटा ये आपके क्या होते हैं? इतने टाइप्स आपको इसमें पढ़ना है। तो अपने को जो डिटेल बताना है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन बताना है, यानी कि पूर्ण भोज्य पदार्थ को निगलकर ग्रहण कर लिया जाए, उसी को क्या कहा गया था? मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा था। यदि ध्यान होगा आप लोगों को, बेटा ध्यान रखा करें या रजिस्टर में नोट करते चला करें। तो देखिए अब इसके टाइप्स आते हैं। तो इसके टाइप्स आप देखेंगे तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स यही मैंने लिख दिया। तो देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हर्बी बोरस यानी
शाकाहारी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये 6 से लेकर आपने कहीं ना कहीं 10th में अवश्य पढ़ा होगा। कार्निवोरस यानी मांसा। आप लोग कह रहे होंगे सर ये हमको तो आती है तो सर तब भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा एक बार मेरा नेचर है थोड़ा सा सिलेबस में जो है उसको रिवाइज कराना, तो जिससे आपकी भी मेमोरी। ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। क्या आता है? सर्वाहारी। समझ गए होंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फ्रूगीवोरस। फिर आता है इंसेक्टिवोरस, इसको कहा जाता है फलाहारी। इसको कहा जाता है कीटहारी। नाम से हिंदी मीडियम वालों के तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। फिर आता है आपका सैंगीवोरस यानी रक्तहारी। क्या आता है? रक्तहारी आता है इसके अंतर्गत। तो इसके बाद आता है कैनिवाल्स यानी स्वजाति। क्या? स्वजाति। तो देखिए, तो सबसे पहला आप और हम लोग क्या पढ़ते हैं? हर्बीवोरस। सबसे पहला क्या पढ़ते हैं? हर्बीवोरस पढ़ा जाता है। तो हर्बीवोरस में आपका क्या बताया जाता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसको मेरे द्वारा बताया जाए कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले शाकाहारी यानी कि जो पेड़ पौधों को भोज पदार्थों के रूप में खाते, सिर्फ पेड़ पौधों को। हर्ब यानी कि शाक, मतलब पेड़ पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं। पेड़ पौधे कौन खाते हैं आप लोग समझ जाएं, बेटा बता दीजिए। कैटल्स जैसे बफेलो है, काऊ है, कैमल है, एलिफेंट्स हैं, गाय भैंस, बकरी, हाथी, ऊंट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो मतलब फ्लैश को खाते हो, मांस को खाते हो भोजन के रूप में, उसको कहा जाता है कार्निवोरस। उसको क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। ओमनीवोरस, हाँ इसका एग्जाम्पल बेटा आप लोग जानते ही हैं, टाइगर है, लॉइन है, ये इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाएंगे। बेटा एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि ये तो इतना सिंपल है, जो टिपिकल है मैं उसके एग्जाम्पल बता दूंगा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ओमनीवोरस सर्वाहारी यानी जो सब कुछ खा जाएं, पेड़ पौधों को भी खा लें, मांस को भी खा लें, क्या फ्लैश मटेरियल मतलब मांस को भी खा लें, तो वास्तव में मुख्य रूप से ये आता है। तो कौन है इसके अंतर्गत? सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि आप और हम लोग ही इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रूगीवोरस यानी फल को खाने वाले, तोता मैना। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को फीड करने वाले, क्या इंसेक्ट को फीड करने वाले। तो इंसेक्ट को कौन कौन फीड करता है बेटा? एक नाम बता दीजिए आप। अच्छा बिल्कुल सही, वाल लिजार्ड यानी छिपकली। दूसरा नाम आप बता दीजिए। फ्रॉग यानी बिल्कुल सही, मेढक। तो ये इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। सैंगीवोरस रक्तहारी यानी रक्त को जो चूसता हो, क्या रक्त को जो चूसता हो वह इसके अंतर्गत आता है। तो मॉस्किटो क्या बता सकते हैं? लेकिन मॉस्किटो में भी कौन सा नाम लेंगे? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो इसके अंतर्गत लेंगे। ठीक है। फिर कैनिवाल्स यानी कि जो स्वयं की जाति को भोजन के रूप में लेते हों, मतलब कि सांप की कुछ जातियां सांप को खा जाती हैं। सम फिशेज आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप्स। एंड कॉकरोच हैं, मछली हैं कुछ, और सांप हैं, ये स्वयं की जाति को खा जाते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कह दिया? स्वजाति भक्षी। इसको क्या कह दिया? स्वजाति भक्षी के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये मतलब क्या होता है?
कैनिबाल्स। तो आपको इतने टाइप्स किसमें पढ़ना है, होलोजोइक में, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो बेटा ये टाइप्स आप, मैं समझता हूँ कि रजिस्टर सभी के पास होगा, तो रजिस्टर में निश्चित नोट डाउन कर रहे होंगे, बिल्कुल लिखते चले, तभी आप लोगों को समझ में आए। क्यों? क्योंकि मैं तो समझा ही रहा हूँ बेटा, लेकिन एक बार जब रजिस्टर में लिखेंगे तो लिखने के दौरान भी ब्रेन में जाता है, तो ये विषय ध्यान रखें। तो ये टाइप्स हुए। अब इसका आता है आपका जो मतलब नीड। देखिए, पोषण की आवश्यकता। तो पोषण की क्या आवश्यकता होती है, यह सबसे पहले देखें। यानी आवश्यकता को क्या कह सकते हैं, नीड। ठीक। तो पोषण की क्या आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं, अभी जैसे मैंने डेफिनेशन न्यूट्रिशन की बताई थी, उसके अंतर्गत सारी चीजें आ गई थी। एनर्जी प्रोडक्शन, यानी ऊर्जा निर्माण। अभी मैं लिख दूं फिर बताता हूं। तो एक एक करके, या तो प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन। क्या बताया बेटा, प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन। अरे भाई, जीव द्रव्य का निर्माण। ये लो, बहुत इंग्लिश कमजोर है बेटा आप लोगों की। तो देखिए, फिर आता है फॉर ग्रोथ। क्या बेटा आता है, फॉर ग्रोथ, यानी कि वृद्धि के लिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, वृद्धि के लिए। ठीक है बेटा। फिर जगह है अभी तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन। क्या, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, यानी उपापचयी नियंत्रण। और अब आपका लास्ट पोर्शन बचता है इनहेरिटेंस। बेटा सब लोग सोच रहे होंगे ये सर ने क्या बता दिया, इसको आनुवांशिकता। तो देखिए, अब आपको मैं एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं। एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा निर्माण के लिए न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप और हम लोग पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को यानी न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर पहुंचेंगे, डाइजेशन होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कि उसके द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी या फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इस प्रोटोप्लाज्म का जो फॉर्मेशन होता है वह न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। फॉर ग्रोथ, यानी वृद्धि के लिए। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, होता देखा होगा, फिर अपना इतना बड़ा हो गया, तो वो यानी वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोसेस बहुत आवश्यक होती है। क्लियर बेटा। फिर आता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन, जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोसेस होना बहुत आवश्यक है। न्यूट्रिशन प्रोसेस होना बहुत आवश्यक होता है। इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता। इनहेरिटेंस मतलब कि पेरेंटल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाया जाता है। तो इन पेरेंटल कैरेक्टर को ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, डीएनए और आरएनए करता है। कौन करता है, डीएनए और आरएनए करते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। तो इन डीएनए और आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वह न्यूट्रिशन प्रोसेस के फलस्वरूप ही होता है। तो इस वजह से कह दिया कि इनहेरिटेंस और आनुवांशिकता के लिए भी पोषण क्रिया यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस आवश्यक होती है। तो यह बेटा आपका
फर्स्ट लेक्चर है 60 नंबर चैप्टर का। क्या मैं समझता हूँ बहुत सिंपल पोर्शन है, क्या मैं समझता हूँ बेटा बहुत सिंपल पोर्शन है। तो जिसके कारण यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी पूछ लें, क्या अभी पूछ लें, नहीं अदरवाइज मेरे आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या मेरे पास आप लोगों के पास मेरा जो नंबर है उसके माध्यम से भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो जो अगला जो सेकंड लेक्चर जो आएगा, क्या सेकंड जो लेक्चर आएगा डाइजेशन ऑब्जर्वेशंस का, तो उसमें बताया जाएगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उस पोर्शन को जरूर जरूर पढ़ें। ठीक है बेटा।